हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये पहला वीडियो होगा इसका। पहले इसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। इसके चैप्टर्स भी अब चेंज हो गए हैं। पहले इसमें 37 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब इसमें 39 चैप्टर्स होने लगे हैं। साथ में 2 शेड्यूल है और टोटल 531 सेक्शन हो गए हैं। इस एक्ट को प्रेसिडेंट के द्वारा 25 दिसंबर 2023 को एसेंट दिया गया और इसका इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2024 से हो गया। जैसा मैंने बताया, इसमें टोटल 531 सेक्शंस हो गए हैं, जिसमें 177 सेक्शंस रिवाइज हुए हैं और 14 सेक्शन को हटा दिया गया है और टोटल 9 सेक्शन को नए सेक्शन ऐड हुए हैं। इसका एक्ट नंबर 46 है। अब देखेंगे पहला इसका सेंटेंस, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इस एक्ट का काम है कंसोलिडेट करना और अमेंड करना। अब इसका चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 1 सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा। दूसरे सब क्लॉज में ये बताया गया है कि चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 को छोड़कर बाकी कोई भी चैप्टर्स स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन साथ में ये बताया गया है कि यदि कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इन चैप्टर्स को उस स्टेट में या उसके किसी ट्राइबल एरिया के पार्ट में अप्लाई कर सकता है। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस दिए हुए हैं। डेफिनेशंस किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1A में दिया हुआ है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर और एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सीधा मतलब है कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे ऑडियो और वीडियो का आदान प्रदान हो, जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि कोर्ट प्रोसीडिंग में एज ए एविडेंस काम करे। अगला डेफिनेशन बेल के बारे में बताया गया है। यदि पुलिस ऑफिसर द्वारा किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो कुछ अंडरटेकिंग लेके उसे रिलीज़ करने का प्रावधान है। उसी अंडरटेकिंग को बॉन्ड और बेल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे बॉन्ड है और बेल बॉन्ड है, दोनों नाम मात्र का अंतर है। इसमें पुलिस ऑफिसर एक्यूज से कुछ अंडरटेकिंग लेता है और इससे इंश्योर होता है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी केस में तो उसे यहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगला डेफिनेशन है बेलेबल ऑफेंस। ये सेक्शन 2C का है। इसमें इस सारे ऑफेंस के बारे में बताया गया है जो भी फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल कहे गए हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो सारे ऑफेंस जिसमें बेल लेना आपका अधिकार है वो बेलेबल ऑफेंस आते हैं, और उसके अगेंस्ट में जिसमें बेल तो मिलता है लेकिन वो आपका अधिकार क्लेम नहीं कर सकते तो उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 2 सब क्लॉज 1C में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बेल बॉन्ड के बारे में बताया गया है। जैसे मैंने बताया था कि बॉन्ड और बेल बॉन्ड दोनों में अंतर होता है, तो यहाँ बेल बॉन्ड के बारे में बताया गया है। बेल बॉन्ड में जो भी एक्यूज होगा वो अंडरटेकिंग देगा, लेकिन साथ में एक सिक्योरिटी भी लगेगा, मतलब साथ में कोई ऐसा आदमी जो उसकी सिक्योरिटी के रूप में वहाँ पे साइन करे। इन केस अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है तो जिम्मेदारी वो लेगा। नेक्स्ट है बॉन्ड। ये ऐसा अंडरटेकिंग होता है जिसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है सेक्शन 2 का सब क्लॉज 1F। इसमें चार्ज के बारे में बताया गया है। यहाँ पे चार्ज में एक या उससे अधिक ऑफेंस अगर किसी के द्वारा किया जाता है तो सारे चार्ज के अंदर इंक्लूड होंगे। मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी व्यक्ति को किडनैप किया, साथ में उसे गंभीर चोट पहुंचाई और उसी गंभीर चोट के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें पहला तो एक किडनैप का चार्ज उस पर लगेगा, साथ में गंभीर चोट का चार्ज लगेगा और मर्डर का भी चार्ज लगेगा। इसमें डिफरेंट हेड्स ऑफ चार्ज उस पर लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये सारे ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकता है, तो सारे जो ऑफेंस होते हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। ये सारे गंभीर अपराध होते हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल और किसी पार्टिकुलर टाइम में
गंभीर अपराध में आते हैं। अगला जो डेफिनेशन है कंप्लेंट के बारे में बताया गया है। ये सेक्शन 2 सब क्लॉज 1H में है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इसमें यदि कोई ऑफेंस किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में होता है तो वो व्यक्ति डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकता है, या तो ओरली करेगा या इन राइटिंग करेगा, और इस आशा से करेगा कि मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस को निपटारे के लिए कोई एक्शन लेगा। इसी में नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है इट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। तो मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में उसने कुछ एविडेंस इकट्ठे किए हैं। एविडेंस इकट्ठे के बाद वो एक रिपोर्ट बनाएगा, उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। उस पुलिस रिपोर्ट को भी वो मजिस्ट्रेट के सामने रखता है। तो यहाँ पे ये जो कंप्लेन का डेफिनेशन है उसमें ये पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का डिटेल में डेफिनेशन दिया हुआ है कि कोई भी कम्युनिकेशन या तो रिटन हो, वर्बल हो, या पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन हो, या पिक्चर के द्वारा दर्शाता हो, या वीडियो कंटेंट हो, एक व्यक्ति से या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र जो है बाय इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होना चाहिए। उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस शामिल हो सकता है, जैसे टेलीफोन हो, मोबाइल फ़ोन हो, या कोई भी वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किया गया हो। अगला जो डेफिनेशन है हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इसके 3 सब क्लॉज हैं 1, 2, 3। पहले में बताया गया कि इन रिलेशन टू स्टेट, अगर स्टेट के बारे में बात की जाए तो हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, उस पार्टिकुलर स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा तो वही हाई कोर्ट का डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा। दूसरा है कोई यूनियन टेरिटरी, तो उस यूनियन टेरिटरी का जुरिसडिक्शन भी किसी पार्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट को दिया जा सकता है, या यूनियन टेरिटरी का जुरिसडिक्शन ऐसे किसी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील को दिया जा सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होना चाहिए। अगला जो डेफिनेशन है इंक्वायरी है और इन्वेस्टिगेशन है। तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में यही डिफरेंस है कि इन्वेस्टिगेशन जो होता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा या कोई अन्य व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट ने जिम्मेदारी दी है, मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का सोल पर्पस होता है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो प्रोसीडिंग होती है कोर्ट में मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस यहाँ कलेक्ट किया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी की जाती है कि क्या ये एविडेंस जो भी यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं वो उसमें कितनी सत्यता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ऐसे कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें ओथ लेकर एविडेंस को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग होती है अगर ये ओथ लेकर एविडेंस प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्लूड किया गया है। अगला जो डेफिनेशन है लोकल जुरिसडिक्शन के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे इन रिलेशन टू कोर्ट और मजिस्ट्रेट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस मजिस्ट्रेट या कोर्ट का एक जुरिसडिक्शन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें वो अपना सारा पावर या कोई एक पावर जो भी इस संहिता के अंदर उसे एम्पावर किया गया है तो उसको एक्सरसाइज कर सकता है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। इसमें वो सारे ऑफेंस आए गए जिसमें एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं रखता है। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। तो कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे इस संहिता के अंदर नोटिफिकेशन नहीं कहलाएगा अनटिल अनलेस वो कोई ऑफिशियल गजट में पब्लिश ना किया गया हो। अगला जो डेफिनेशन है ऑफेंस के बारे में बताया गया है। तो ऐसा कोई एक्ट जो करने या ना करने पर ऑफेंस घोषित किया गया है किसी लॉ के द्वारा
जो उस समय फोर्स में है। इसमें वो कंप्लेंट भी इंक्लूड किए गए हैं जो सेक्शन 20 ऑफ फेडरल ट्रेस्पास एक्ट में आते हैं। अगला जो डिफिनीशन है इंपॉर्टेंट है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को ऑफिसर इंचार्ज नहीं घोषित किया जा सकता अनटिल अनलेस उसका जो रैंक होगा एबव कांस्टेबल होना चाहिए। मीन्स कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद जो भी रैंक हैं, जैसे एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से लेकर इंस्पेक्टर तक, वो सारे ऑफिसर इंचार्ज में इंक्लूड हो सकते हैं। अब प्लेस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ए हाउस भी हो सकता है, बिल्डिंग भी, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, टेंट हो सकता है, व्हीकल हो सकता है या वेसल हो सकता है। नेक्स्ट है पुलिस रिपोर्ट। यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसके बाद वो एक रिपोर्ट बनाएगा। उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेजता है, या तो इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकता है। इस तरह के रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहा गया है। अब पुलिस स्टेशन क्या होता है, पुलिस स्टेशन किसी भी पोस्ट या प्लेस को यदि स्टेट गवर्नमेंट एज ए पुलिस स्टेशन घोषित करता है या नोटिफाई करता है तो उसे पुलिस स्टेशन कहेंगे। अब अगला है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या चीज़ है, यहाँ पे क्रिमिनल केस जितने भी आईपीसी के द्वारा घोषित किए गए हैं, या अब जो बीएनएसएस आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें जो भी ऑफेंस यहाँ पे दिए हुए हैं तो जनरली ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट कहा जाता है। मतलब स्टेट के अगेंस्ट में ये ऑफेंस हुआ है तो यहाँ पे विक्टिम को ये सुविधा दी जाती है स्टेट के द्वारा कि यदि वो किसी एडवोकेट को अफोर्ड नहीं कर सकता है तो यहाँ पे स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो विक्टिम के पक्ष में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करके दे जो उसके केस के प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगा। सब डिवीज़न मीन्स सब डिवीज़न ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। आगे है समन केस। समन केस क्या होता है, ये जो भी केस हैं जो वारंट केस नहीं हैं उसके अलावा जितने भी केस होते हैं समन केस में आते हैं। अगला है विक्टिम। तो यदि कोई व्यक्ति कोई लॉस या इंजरी सफ़र करता है तो उसे विक्टिम कहा जाएगा, और यदि वो विक्टिम का कोई गार्जियन है या कोई लीगल हेयर है तो वो भी विक्टिम के में इंक्लूड होता है। अब लास्ट जो डिफिनेशन है वारंट केस है। तो वारंट केस सारे केस होते हैं जो ऑफेंस पनिशेबल हैं विथ डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। यानी जो भी ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट कम से कम 2 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान है, तो ऐसे सारे जो ऑफेंस है वारंट केस में इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे जो डिफिनेशन है सेक्शन 2 में ए से लेके जेड तक हैं, यानी इंग्लिश के पूरे अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो जाते हैं।